तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में किसान उपयोगी जरूरी जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत खबर खेती में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। आइए देखते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। रबी फसलों की एमएसपी में जबरदस्त इजाफा, रबी विपणन सीजन 2022-23 के लिए लिया गया फैसला। कैबिनेट ने टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए PLI स्कीम को दी मंजूरी, छोटे शहरों की कंपनियों को मिलेगी प्राथमिकता। स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 की शुरुआत। यूपी में 30,000 हेक्टेयर में लगेगा ड्रिप सिंचाई संयंत्र। और अब आइए देखते हैं समाचार विस्तार से। सरकार ने रबी विपणन सीजन 2022-23 के लिए फसलों की एमएसपी में इजाफे को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने यह फैसला लिया। मसूर और सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 400 रुपए की बढ़ोतरी हुई। आइए देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में हर साल बढ़ोतरी कर रही है। इससे किसानों को फसलों का वाजिब भाव मिलने में मदद होती है। रबी विपणन सीजन 2022-23 के लिए कई फसलों की एमएसपी में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। मसूर और कैनोला यानी रेपसीड और सरसों में सबसे ज्यादा 400 रुपए बढ़ाने की सिफारिश की गई है। यानी इस बार किसानों को मसूर का भाव 5,500 रुपए मिलने वाला है, जो पिछले सीजन में 5,100 रुपए था। इसी तरह कैनोला और सरसों की एमएसपी 4,650 से बढ़ाकर 5,050 रुपए कर दी गई है। चने की एमएसपी 130 रुपए बढ़कर 5,230 रुपए हो गई है। पिछले साल ये 5,100 रुपए थी। गेहूं में 40 रुपए बढ़ाए गए हैं और सरकारी एजेंसियां 1,975 की जगह अब 2,015 रुपए के भाव पर गेहूं खरीदेंगी। जौ में 35 रुपए की बढ़ोतरी की मंजूरी मिली है। पिछले साल 1,600 रुपए की एमएसपी वाली जौ को सरकार अब 1,635 रुपए में खरीदेगी। कुसुम के फूल की नई एमएसपी 5,441 रुपए होगी। पिछली बार ये 5,327 रुपए थी। इस तरह इसमें 114 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकार ने किसानों को लागत की 1.5 गुना एमएसपी देने का वादा किया था। नई एमएसपी के बाद गेहूं, कैनोला और सरसों के भाव 2 गुने हो जाएंगे, जबकि जौ, चना और मसूर की एमएसपी भी लागत के 1.5 गुना से कहीं ज्यादा पहुंच जाएगी। वहीं कुसुम का न्यूनतम समर्थन मूल्य ठीक 1.5 गुना हो जाएगा। पिछले कुछ साल से दलहन, तिलहन और मोटे अनाज के न्यूनतम समर्थन मूल्य में एकरूपता लाने के लिए संयुक्त रूप से कोशिशें हो रही है। इसका मकसद इन फसलों का रकबा बढ़ाने के लिए किसानों को प्रेरित करना है। सरकार ने 2018 में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के नाम से एक अम्ब्रेला स्कीम का ऐलान किया था। मकसद था किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य दिलाना। इस स्कीम में 3 उप योजनाएं शामिल है। 1. मूल्य समर्थन योजना, 2. मूल्य न्यूनतम भुगतान योजना और 3. निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कपड़ा क्षेत्र के लिए 10,683 करोड़ रुपए की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना को मंजूरी दे दी है। टेक्सटाइल के क्षेत्र में लिए गए इस फैसले से देश के हजारों लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा। और क्या कुछ नया है इसमें, आइए देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। आत्मनिर्भर भारत के विजन की दिशा में एक और अहम कदम आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए PLI स्कीम को मंजूरी दी। वस्त्र उद्योग के लिए PLI के साथ साथ ROSCTL रोड मैप और इस क्षेत्र में सरकार के अन्य उपायों जैसे कि प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कच्चा माल उपलब्ध कराने,
कौशल विकास इत्यादि से वस्त्र उत्पादन में एक नए युग की शुरुआत होगी। 10 अलग अलग उत्पादों के लिए अगले 5 साल तक 10,683 करोड़ रुपए से अधिक का पैकेज दिया जाएगा। पैकेज में टियर 2 से 3 के इलाकों वाली कंपनियों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि टेक्सटाइल के क्षेत्र में लिए गए इस फैसले से हजारों लोगों को सीधे रोजगार मिल पाएगा। इसके चलते पैकेज को 2 भागों में रखा गया है, जिसमें 100 करोड़ रुपए तक का प्रोडक्शन और 300 करोड़ रुपए तक के प्रोडक्शन पर ध्यान दिया गया है। सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात ये है कि इस पैकेज से एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। वस्त्र उद्योग के लिए 1,97,000 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली PLI योजना केंद्रीय बजट 2021-22 में 13 क्षेत्रों के लिए पहले घोषित की गई। PLI योजनाओं का हिस्सा है। 13 क्षेत्रों के लिए PLI योजनाओं की घोषणा के साथ भारत में न्यूनतम उत्पादन 5 वर्षों में लगभग 37,05,000 करोड़ रुपए का होगा और 5 वर्षों में कम से कम लगभग 1 करोड़ रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक इस स्कीम से मुख्य रूप से गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा जैसे राज्यों को लाभ मिल पाएगा। बिहार जैसे राज्य भी इस स्कीम को लेकर फायदा उठा सकते हैं। देश में सिंचाई के जरिए एक एक बूंद का उपयोग करने की दिशा में कई पहल की जा रही हैं। इससे न सिर्फ जल संरक्षण हो रहा है, बल्कि कम पानी वाले इलाकों में भी फसल को भरपूर मात्रा में पानी मिल रहा है, जिससे उत्पादन को भी बढ़ाया जा सकता है। यूपी गन्ना विकास विभाग 30,000 हेक्टेयर गन्ना क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई संयंत्र स्थापित करेगा। आइए देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। हमारे जीवन में पानी का पहला रिश्ता खेती बाड़ी से रहा है और आज भी है। हमारी धरती से जल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है। जल संकट से निपटने के लिए ज्यादातर देश उचित कार्य कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किसानों को जल का महत्व बता चुके हैं और किसानों से खेती बाड़ी में जल की बर्बादी को रोकने के उचित प्रयास करने का आग्रह कर चुके हैं। प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच को आगे बढ़ाते हुए अब उत्तर प्रदेश में गन्ना विकास विभाग ड्रिप सिंचाई के जरिए किसानों को बड़ी राहत देने की कोशिश में लगा है। यूपी गन्ना विकास विभाग सत्र 2021-22 में 30,000 हेक्टेयर गन्ना क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई संयंत्र स्थापित करेगा। इससे किसानों को सिंचाई जल की बचत होगी और उपज में बढ़ोतरी भी होगी। ड्रिप सिंचाई के जरिए सिंचाई जल के उपयोग में 50 से 60% पानी की बचत होगी। कोरोना काल में चीनी मिलों का संचालन हो या फिर गन्ना किसानों को समय पर भुगतान, प्रदेश सरकार किसानों को सहूलियत देने के साथ उनकी आमदनी बढ़ाने का काम कर रही है। गन्ना विकास विभाग ड्रिप सिंचाई के जरिए पानी बचाने की तकनीक से किसानों को समृद्ध बनाने जा रहा है। गन्ना विकास विभाग के अनुसार ड्रिप सिंचाई योजना के लिए प्रदेश के 2,566 किसानों का चयन किया गया है, जिनको इसका लाभ दिया जाएगा। ड्रिप सिंचाई के जरिए सिंचाई जल के उपयोग में 50 से 60% पानी की बचत होगी। इस तकनीक से एक और बड़ा लाभ ये भी होगा कि इससे भूगर्भ जल के दोहन में काफी कमी आएगी। पेराई सत्र 2021-22 में 30,000 हेक्टेयर गन्ना क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई संयंत्र लगाए जाने की योजना है। इसके बाद योजना का दायरा बढ़ा दिया जाएगा। इस योजना से छोटे गन्ना किसानों को काफी अच्छा फायदा मिलेगा और गन्ना खेती से उनकी आमदनी में इजाफा होगा। सिंचाई में पानी की एक एक बूंद का प्रयोग करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई है, जिसके अंतर्गत सिंचाई की आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया है और पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके टपकाया जाता है बूंद बूंद करके टपकाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नालियों तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। इसके जरिए पानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में कम अंतराल पर सीधा पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं?
चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत खबर खेती में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। खेती के डिजिटलीकरण के लिए सरकार किसानों का डेटा तैयार कर रही है। किसानों की प्रगति की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। इससे कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण भी होगा और सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी। इस संबंध में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कृषि मंत्रियों के साथ एक बैठक भी की है। क्या कुछ क्रियान्वयन चल रहा है, दिखाते हैं। बैठक के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र सबके लिए महत्वपूर्ण है और ये सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में रहा है। आज कृषि को ज्ञान विज्ञान और तकनीक से जोड़ने की जरूरत है और इस दिशा में सरकार डिजिटल एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट लाई है। इसके जरिए सरकारी योजनाओं को लागू करने में पारदर्शिता आ रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की सफलता डिजिटल कृषि का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इसके अंतर्गत अभी तक 11 करोड़ 37 लाख किसानों के खाते में सीधे रकम जमा हो चुकी है और इससे अमानत में ख़यानत भी नहीं होती। यही वजह है कि सरकार ने डिजिटल कृषि की इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ने का फैसला किया। राज्यों के सहयोग से किसानों का डेटा तैयार करने का काम जारी है। अब तक 5.5 करोड़ किसानों का डेटा तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि दिसंबर तक ये आंकड़ा 8 लाख तक पहुंच जाएगा। उसके बाद दूसरी योजनाओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इस डेटाबेस से सरकार को मूल्यांकन और आकलन में सुविधा होगी। पीएम किसान का डेटा किसान क्रेडिट कार्ड के डेटा से जोड़ा गया है। ऐसा करने पर कोविड काल में केसीसी के जरिए 2,44,000 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए कृषि को आत्मनिर्भर बनाना होगा। भारत सरकार कृषि से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषयों पर राज्यों के साथ चर्चा कर रही है। भारत सरकार की कोशिश है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, उसका क्रियान्वयन शीघ्रता से हो और नीचे तक इस फंड के क्रियान्वयन से कृषि अवसंरचनाएं खड़ी हों जिसका लाभ किसानों को मिले। किसान सम्मान निधि और किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इसमें जो पात्र किसान है उसको ये मिलना प्रारंभ होना चाहिए और इसके लिए राज्य सरकारें द्रुत गति से काम करें। केंद्र सरकार इसमें सहयोग करने के लिए पूरी तरह तत्पर है। पारदर्शी व्यवस्था हो, कृषि के साथ ज्ञान विज्ञान और तकनीक तीनों जुड़ें और उनके उपयोग से किसान की ताकत बढ़े, किसान तक सब प्रकार की सूचनाएं पहुँचें, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो और किसान ठीक प्रकार से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके खड़ा हो सके और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, हर योजना का लाभ किसान को मिल सके। इस दृष्टि से डिजिटल एग्रीकल्चर परियोजना प्रारंभ कर रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाकर किसानों के लिए गांव-गांव और खेतों तक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की योजना है। इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित किया गया है। इस कोष के संबंध में अभी तक 10,000 से ज्यादा परियोजनाओं के आवेदन मिले हैं
और करीब 5,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। इस दौरान बैठक में मौजूद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आज हमारे देश में बेहतर माहौल है। केंद्र और राज्यों की मिलीजुली कोशिशों से किसानों का जीवन स्तर उठाने के लिए बहुत काम हो रहा है। हाल ही में घोषित गति शक्ति योजना देश में सकारात्मक बदलाव लाएगी। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे। दलहनी फसलें प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत है। दालों की उपज के मामले में भारत पहले नंबर पर है, लेकिन यहाँ खपत भी सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि सबसे ज्यादा उपज के बावजूद हमें दालें आयात करनी पड़ रही हैं। लेकिन पिछले कुछ साल के दौरान दालों के मामले में भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ गया है। और क्या कदम उठाए गए हैं और क्या उपलब्धियां रही हैं दलहन के क्षेत्र में, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। भारत की प्रमुख दलहनी फसलों में अरहर, चना, मटर, मूंग, मसूर और उड़द वगैरह शामिल हैं। विश्व की 90% अरहर, 75% चना और 37% मसूर भारत में ही उपजती है। सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में होता है। कुल उत्पादन में इन राज्यों की हिस्सेदारी करीब 77% है। बाकी के 23% दलहनी फसलें गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा और झारखंड में उगाई जा रही हैं। साल 2013 और 14 में 1 करोड़ 92 लाख टन के करीब दालें उपजी थीं। इस साल इनकी उपज तमाम पुराने रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। कृषि मंत्रालय का अनुमान है कि इस बार इनकी पैदावार 2 करोड़ 57 लाख टन तक पहुंच जाएगी। वैसे सरकार ने 2 करोड़ 56 लाख टन का ही लक्ष्य निर्धारित किया था। भारत को करीब 2 करोड़ 65 लाख टन दालों की जरूरत होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा देश दलहन उपज में आत्मनिर्भर बनने के बहुत करीब है। लेकिन ये सब यूं ही नहीं हो गया। देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने किसानों को दालें उगाने के लिए प्रेरित किया और इनका भी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिया। इतना ही नहीं, दालों के किसानों को सरकारी खरीद के दौरान बोनस का भी इंतजाम किया गया। इन कदमों से किसान दलहनी खेती की ओर प्रेरित हुए और पैदावार में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला। ज्यादा उपज में हमारे वैज्ञानिकों का भी योगदान कम नहीं है। उन्होंने अच्छी गुणवत्ता और ज्यादा उपज वाले बीज तैयार करके दालों की किल्लत को दूर किया है। भारतीय वैज्ञानिक 500 से भी ज्यादा उन्नत किस्में तैयार कर चुके हैं। हमारे देश में लोग बड़े पैमाने पर दालों का इस्तेमाल करते हैं। जरूरत के हिसाब से आपूर्ति न होने के कारण लोगों की थाली में दाल की मात्रा कम हो रही है। 1951 में रोजाना प्रति व्यक्ति दाल की उपलब्धता 60 ग्राम थी, जो 2010 में घटकर 34 ग्राम के आसपास रह गई, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार ये मात्रा 80 ग्राम और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 104 ग्राम होनी चाहिए। चूंकि दाल प्रोटीन से भरपूर है, इसलिए पोषण सुरक्षा में इसका बड़ा योगदान है। ज्यादा उपज से प्रति व्यक्ति ज्यादा दालों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी और इससे कुपोषण से लड़ने में मदद मिलेगी। वैसे किसानों के लिए दलहनी फसलें बोने के दोहरे फायदे हैं। इन्हें बोने से फसल तो मिलती ही है, खेतों की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ जाती है। इसके अलावा इन्हें अंत्य फसल के रूप में भी उगाया जा सकता है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। आइए दिखाते हैं इस पर आपको एक खास रिपोर्ट। केंद्रीय
केंद्रीय मंत्री ने राज्य में पशुपालन और डेयरी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की। बैठक में पशुपालन तथा डेयरी से संबंधित प्रस्तावों पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में पशुपालन तथा डेयरी से संबंधित प्रस्तावों पर भी विचार विमर्श किया गया। समीक्षा बैठक में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने जोर दिया कि ब्रीडर फार्म उद्यमों और चारा क्षेत्र से जुड़े उद्यमों की योजनाओं से पशु, डेयरी, मुर्गी पालन, भेड़, बकरी, सुअर इत्यादि के पशुपालक किसानों से लेकर पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराने वालों के लिए बेहतर आजीविका के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी। बेरोजगार युवाओं के लिए अधिक अवसर पैदा होने से ग्रामीण उद्यमिता को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने मौजूदा पशु बीमा का और विस्तार करने तथा पशुपालक किसानों के लिए अभियान के तहत किसान क्रेडिट कार्ड को बढ़ावा देने की राज्य मंत्री को सलाह दी। उन्होंने पशुओं और पोल्ट्री को रोगों से बचाने के लिए उनमें रोग निरोधी टीकाकरण करने, पशु चिकित्सा सेवाओं में क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने, पशु रोगों पर निगरानी बनाए रखने और पशु चिकित्सा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा किसानों के घर पर ही पशुओं से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए देश में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों की स्थापना पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को राज्य में पशुधन क्षेत्र को और तेजी से विकसित करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। देश के 698 जिलों में 17,475 गांवों में स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 की शुरुआत हुई। आइए दिखाते हैं इस पर आपको एक विशेष रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री ने तय कर दिया कि हर घर में शौचालय होगा, हर घर में पीने के लिए पानी होगा, हर घर परिवार को स्वास्थ्य की गारंटी के लिए आयुष्मान कार्ड होगा, गैस होगी, स्वच्छता के जितने भी पैमाने हो सकते हैं उन सब पर जब सरकार तैयार है। कचरे के प्रबंधन की जब बात आती है तो चाहे वो ठोस कचरा हो, चाहे वो तरल कचरा हो, चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, उसके प्रबंधन की तरफ भी हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तकनीक के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जो बात मैंने आपसे कही है कि जब आदमी और समाज की आदि आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तो उसकी चुनौतियां दुगनी हो जाती हैं। महानगरीय चुनौतियां अलग हैं जिसका संदर्भ यहाँ पर नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम सर्वेक्षण के तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं तो हम उन्हीं कमियों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उसका अंत सुखद होगा, ये मेरा विश्वास है कि जो आंकड़े आएंगे वो आंकड़े हमारी उपलब्धियों का बखान करेंगे। लेकिन सरकार की मंशा बड़ी साफ है कि हम सर्वेक्षण थर्ड पार्टी सर्वेक्षण करा ही इसलिए रहे हैं, कोई कमी रह गई है, कोई अंतर रह गया है, उसे पाटने का काम हम इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के बीच में कर लें। और इसलिए मुझे लगता है कि ये हम सबके लिए एक बड़े शोध का भी आधार बनेगा, सफलता का आधार बनेगा। और अगर कोई कमी बेसी रह जाएगी तो उसे पूरा करने के लिए हम मिलजुल कर राज्यों के साथ इसको पूरा करेंगे। इसलिए मैं राज्यों के सभी मित्रों से भी कहना चाहता हूँ कि हम सबको इसमें अभियान के तौर पर शामिल होना चाहिए। जन जागरण का अभियान चले, ये गति धीमी नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी का सदैव जोर रहा है, उन्होंने कहा स्वच्छता ही इस देश की ताकत है और देश अगर स्वस्थ हो सकता है, सेवा के भाव से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम सब ये मानते हैं कि देश दिनों दिन मजबूत होगा। लेकिन एक नीति वाक्य है, वो कहता है कि व्यक्ति और समाज की जब आधी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तो उसकी चुनौतियां दुगनी हो जाती हैं। इस मिशन में इस आधारभूत वाक्य को हम सबको ध्यान में रखना होगा। एक समय बिहेवियर चेंज की बात होती थी, लोग भरोसा नहीं करते थे, बाहर के सोच पर कोई विश्वास नहीं करता था कि देश का चित्र इतनी जल्दी बदल सकता है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री का संकल्प था और वो संकल्प साकार हुआ।
आज के आत्मनिर्भर भारत खबर खेती कार्यक्रम में बस इतना ही। आप हमारे कार्यक्रमों को केवल एक QR कोड को स्कैन करके भी देख सकते हैं या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आत्मनिर्भर भारत के सभी प्रसारित कार्यक्रम दोबारा देखकर कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी नई नई जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अपना रखिए ख्याल। नमस्कार। सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर। खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर। खेतों को हर एक चूनर दे, सौ रंग दे फसल के फूलों को। फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। मैंने शिव पुत्र को समाप्त करने के लिए योजना बनाई थी शंभुकी, तो योजना सफल हुई अथवा नहीं। हे महागणेश, इस पृथ्वी लोक को तारकासुर के अत्याचारों से कब मुक्ति मिलेगी? यदि तुमने सत्य नहीं बताया तो हम तुम्हें समाप्त कर देंगे। नारायण नारायण। सर्वशक्तिमान परम देव श्री महागणेश के प्रति निंदात्मक वचन कहकर अपने सर्वनाश को निमंत्रण ना दो दीदी।